नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज हार्मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस दोनों का ही पेपर होने वाला है और एनडीए 1 और सीडीएस 1 की तैयारी हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल स्टडीज का जितना भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन, हर एक क्लास में मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं और उसको हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए सीरीज के साथ। बाकी आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज क्वेश्चन बाय सारांश सर, उसमें जाइए, विजिट करिए और सीरीज वाइज अपनी वीडियोस को देखते हुए चलिए। क्योंकि इससे पहले क्लास ले चुका हूं, उसमें भी हम लोग ने 2023 के पीवाईक्यू कुछ हम लोग ने डिस्कस किए थे और आज हमारी क्लास सेकेंड होने वाली है और क्लास सेकंड में भी आज हम लोग करीबन 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है उतना हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, आपका इन डेप्थ में जाएंगे, आपकी नॉलेज को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करवाऊंगा। ठीक है ना? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लीजिए, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी के सामने, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। जाइए, लिंक को क्लिक करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए। ठीक है ना? तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है। तो ये सब बताइए आप लोग। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, थोड़ी सी भी ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हुई है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तो नदर्न मोस्ट लिखा हुआ है, आपसे सदर्न मोस्ट पूछ सकता है, आपसे ईस्टर्न मोस्ट पूछ सकता है, आपसे वेस्टर्न मोस्ट पूछ सकता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे मैंने डाल दिया है नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो कि सियाचिन में स्थित है। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और भी दे रखे हैं, तो उनके बारे में भी मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बता देता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिए, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। आई होप आपको इस पर कोई डाउट नहीं होगा। तो देख लेते हैं इस मैप के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख में स्थित है, जो कि इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट माना गया है। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है बेटा किबीटू। ठीक है? इसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, ध्यान रखो बेटा, दो चीजें आती हैं। मेनलैंड क्या हो गया, मेनलैंड हो गई बेटा जो हमारा मेनलैंड है, ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, है ना? इधर क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये है हमारी मेनलैंड। ठीक है ना? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये मेनलैंड में नहीं आते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड का है, इंडिया का मेनलैंड का है, तो उस पर आप आंसर क्या देंगे? उसका आंसर होगा हमारा कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी में भी वो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, केप कैमोरिन उसका नाम है। ध्यान रखिएगा बेटा, मेनलैंड इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, केप कैमोरिन उसका नाम है, जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है? इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया का, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है गुहार मोटी, जो कि रण ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। ये है हमारा इंडिया का ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है? इसके अलावा कुछ और चीज आप जान लीजिए कि अगर ये तो हमने बात करी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट पूरे इंडिया का क्या है, तो वो अंडमान और निकोबार में स्थित है। और अंडमान और निकोबार में से भी जो निकोबार का निचला वाला हिस्सा है, वो भी ग्रेट निकोबार का, और उस पॉइंट का नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को पुराने टाइम में ब्रिटिशर्स के दौरान पे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना? अभी हमने ऑप्शन में यहाँ पे देखा ना बेटा कि पिगमेलियन पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, तो पिगमेलियन पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि इंदिरा पॉइंट का ब्रिटिशर्स के दौरान पे नाम हुआ करता था। और इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के आइलैंड में स्थित है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और हमारी इस सीरीज का 12वां क्वेश्चन है, विच इज दी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस की इनमें से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ध्यान रखिए बेटा, इंडस की सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है बेटा चेनाब। ठीक है? ध्यान रखिए बेटा, चेनाब इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो अगर आप बताइए, अगर आप
आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा यमुना। तो ध्यान रखिए बेटा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बेटा, वो है यमुना। आगे आ जाते हैं, आज के 13th क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। करेक्टली मैच किससे, करेक्टली मैच मतलब एक तरह से सही से सुमिलित नहीं है, ठीक है ना। आपको बता दें यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए रखी है, यूनियन लिस्ट हो गया, राज्य सूची हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गया जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, इसके अलावा रेस्यूटरी लिस्ट हो गया। अब आपको बताना है कि कुछ टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, मैरिज है, एजुकेशन है, कि इनमें से वो कौन से टॉपिक हैं जो गलत जगह पे स्थित किए गए हैं, है ना। जैसे कि यूनियन लिस्ट है, क्या यूनियन लिस्ट का टॉपिक है बैंकिंग, तो बिल्कुल सही है बेटा, ये यूनियन लिस्ट का ही टॉपिक है। बैंकिंग जो है बेटा यूनियन लिस्ट का ही टॉपिक है, केंद्र सूची में आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है बेटा ये राज्य सूची में आता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा मैरिज, मैरिज बेटा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में आता है। और इसके बाद लिखा हुआ है एजुकेशन, ध्यान रखो एजुकेशन रेस्यूटरी लिस्ट में नहीं आता, बल्कि एजुकेशन किस में आता है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये डाउट नहीं होगा, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, ठीक है ना। तो ये हमारा एजुकेशन क्या होगा, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक होगा। लेकिन इसमें अगर आपको बता दूं कि ये जो रेस्यूटरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस रेस्यूटरी लिस्ट का मतलब क्या है। इस रेस्यूटरी लिस्ट में वो पावर होती है, वो टॉपिक आते हैं जो आज तक कभी भी डिस्कस नहीं किए गए, जो आज तक कभी भी अनटच रह गए हैं, कभी उसके ऊपर कानून नहीं बना है। अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ती है उनके ऊपर कानून बनाने की, तो वो पावर किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, और उन्हीं पावर को हम लोग कहते हैं रेस्यूटरी पावर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फियर। आपको बताना है ट्रोपोस्फियर के बारे में कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट है जो सही है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर वेदर फिनोमेना। जितनी भी मौसम की एक तरह से परिस्थितियां बनती है, बारिश आप ले लीजिए, लाइटनिंग आप ले लीजिए, या थंडरिंग आप ले लीजिए, इनमें से कोई भी स्थिति आप ले लीजिए, तो ये वेदर फिनोमेना कहां पे होता है, तो ध्यान रखिए ये वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। अगला देख लेते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद हाइट इज 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ध्यान रखें बेटा 7.5 डिग्री हर 1000 किलोमीटर, हर 1000 मीटर पे ये डिक्रीज नहीं होता, बल्कि डिक्रीज होता है लेकिन 7.5 डिग्री पे नहीं होता। ध्यान रखें यहाँ पे 7.5 की जगह क्या होना चाहिए, 6.5 डिग्री होना चाहिए। हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे जाता है जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, इट रफली एक्सटेंड to a height of 8 kilometer near the poles and about 18 kilometer at the equator। ध्यान रखें बेटा इक्वेटर की बारे में बात करें तो इसकी ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर की होती है, और नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल की बात करें तो इसी ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर के आप ऊपर जाएंगे क्या आती है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो डिस्टेंस होती है वो 18 से 50 की होती है ना। इसके बाद आप 50 से 80 की तरफ जाएंगे तो आपको मेसोस्फीयर देखने को मिलेगा, 80 से 400 के बीच में जाएंगे तो आइनोस्फीयर देखने को मिलेगा, और 400 से ऊपर जाएंगे तो आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें लिखा है कि पोल में ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर की होती है और इक्वेटर में 18 किलोमीटर के आसपास की होती है। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है कि जो ट्रोपोस्फियर की अपर लिमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, और वो एक आइसोथर्मल जोन होता है। आइसोथर्मल जोन मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है, टेम्परेचर वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। और ये ट्रोपोपॉज वही अपर लिमिट है जो ट्रोपोस्फियर को और स्ट्रेटोस्फियर को डिवाइड करती है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया।
आज के 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस। ध्यान रखें बेटा, ये जो लिखा है ना ईस्ट टू वेस्ट, दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। एक का नाम वीनस लिखा हुआ है और दूसरे का नाम क्या होगा बेटा, ये यूरेनस होगा। और ध्यान रखो यूरेनस को एक नाम से और जाना जाता है, रोलिंग प्लैनेट के नाम से, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, रोल करता है 90 डिग्री पे। तो यूरेनस को रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वीनस और यूरेनस दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो कहां से कहां रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पहली बात तो आगे हम तब जाएंगे, पहले आप ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के टाइम पे हम इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखो बेटा, प्रियम्बल कहते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन। कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना नामक भी एक चीज होनी चाहिए, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति संवैधानिक सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब पहला सत्र हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सत्र कब हुआ था, वो कौन सी तारीख थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संवैधानिक सदन में इंट्रोड्यूस किया था। तो वो तारीख थी, ध्यान रखें बेटा, 13 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संवैधानिक सदन ने कब अडॉप्ट किया, कब अपनाया, तो वो तारीख है बेटा 22 जनवरी 1947, जब संवैधानिक सदन ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया बेटा, अडॉप्ट किया। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ। बाकी इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। अगला आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट। पहली बात तो ये जानिए ये रिंग ऑफ फायर है क्या। रिंग ऑफ फायर कुछ और नहीं बल्कि जहां पे कन्वर्जेंस होता है टेक्टोनिक प्लेट का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट का सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस कहां पे होता है, वो कौन सी प्लेट है जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत सारी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट ओवरलैप करती हैं। तो वो प्लेट है बेटा पैसिफिक प्लेट। ये आप देख पा रहे होगे पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द जो बनी हुई है यहाँ पे, ये है बेटा पैसिफिक प्लेट। और इसी पैसिफिक प्लेट पे आप देख पा रहे हैं कि ये प्लेट भी टकरा रही है, आप देख पा रहे हैं ये वाली प्लेट भी टकरा रही है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से एक ये प्लेट आ रही है, ये भी टकरा रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रही है एक ये प्लेट भी, आप देख पा रहे हैं एक ये प्लेट भी ओवरलैप कर रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक ऐसा जोन बन रहा है, एक ऐसा सिस्मिक जोन बन रहा है जहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेट जो है इस पैसिफिक प्लेट में आके ओवरलैप कर रही है। तो ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का सीधा साधा मतलब है कि सबसे ज्यादा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो इस सिस्मिक जोन में होता है। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में अर्थक्वेक आते हैं वो इस जोन में आते हैं। आपको पता होगा ना कि जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, या फिलीपीन हो गया, इन सब एरियाज में आप सुनते रहते होंगे न्यूज में कि भूकंप आ गया, है ना, या फिर सुनामी आ गई, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये वही एरिया है, कोई और एरिया नहीं है। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कि इनमें से आपको बताना है कि रिंग ऑफ फायर के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये वो जोन है जहां पे प्लेट बाउंड्री क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। तो अभी मैंने वही बताया था आपको डायग्राम के माध्यम से, है ना, डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, एकदम सही हो गया। इट इज एन एक्टिव सिस्मिक एंड वोल्केनिक जोन। ये क्या है, एक एक्टिव सिस्मिक जोन है और एक वोल्केनिक जोन है जहां पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं और वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। ठीक है ना। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तीसरा देखिए इट इज एसोसिएटेड विद द डीप ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं, चलिए आपको मैं यहां पे बता देता हूं कि मान लीजिए कोई एक प्लेट है,
और ये प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दूसरी एक, मान लीजिए ये ओशनिक प्लेट है और दूसरी एक है बेटा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है ना। अब ये आपस में क्या हो रही है बेटा, टकरा रही हैं, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो इनमें से जो हल्की प्लेट होगी वो तो ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो भारी प्लेट होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो वाटर प्लेट होगी, जो ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है और जब नीचे की तरफ सबडक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंचेस बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे। तो जहां जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी वहां वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रेंचेस पाए जाएंगे, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में सबसे ज्यादा ट्रेंचेस होंगे। और आपको यह भी पता होगा कि इंडिया का क्या, वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मरियाना ट्रेंच है। और वही मरियाना ट्रेंच कौन से ओशियन में, कौन से महासागर में स्थित है, पैसिफिक महासागर में स्थित है। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो इट इज एसोसिएटेड विद द डीप ट्रेंचेस। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा Which of the following ruler from the Gupta dynasty first assumed the title of महाराज अधिराज। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा रूलर है गुप्ता डायनेस्टी से जिसने इस महाराज अधिराज के टाइटल को क्या किया था, अपने आप को दिया था, अपने आप को एज्यूम किया था। तो वो व्यक्ति कौन है बेटा, महाराज अधिराज का टाइटल लेने वाले चंद्रगुप्त वन है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी गुप्ता किंग लिखे हुए हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको बता दूं, इनके पास क्या टाइटल थे, इनको कहा जाता था बेटा इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। और इंडियन नेपोलियन किसने कहा था, एक इतिहासकार थे जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, ठीक है ना। इसके अलावा जान लीजिए कि इन्हीं समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना गया है। कविराज किसने कहा था, तो ध्यान रखिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को स्क्राइब किसने किया था, तो ध्यान रखिए बेटा इन्हीं के कोर्ट पोएट थे हरिसेना। हरिसेना ने इसको इंस्क्राइब किया था और इसी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं चंद्रगुप्त टू पे। चंद्रगुप्त टू ने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था, तो चंद्रगुप्त टू ने बेटा साकरी का टाइटल एज्यूम किया था। ये ध्यान रखिए बेटा, साकरी का इन्होंने जो है टाइटल एज्यूम किया था। साकरी मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ दी साकाज। इसके अलावा एक और टाइटल था जो इन्होंने एज्यूम किया था जिसको कहते हैं विक्रमादित्य। ध्यान रखो बेटा, एक तो विक्रमादित्य इन्होंने एज्यूम किया था और साकरी इन्होंने एज्यूम किया था। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, कविराज इनको नाम दिया गया था, इंडियन नेपोलियन इनको नाम दिया गया था। और इसके अलावा बेटा जो चंद्रगुप्त वन है उनको टाइटल क्या दिया गया था, महाराज अधिराज दिया गया था। तो हमारा इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आज का 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा। केंद्र प्रशासित प्रदेश जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते राज्यसभा में। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि दो ऐसे केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं और वो कौन से हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम क्या हो गया, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। कहने का मतलब इट इज विद इन द परव्यू, मतलब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है कि इलेक्शन डिस्प्यूट को वो देखे, है ना, ताकि इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, है ना। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है ये। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, संविधान के हिसाब से कह रहा है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है, लोकसभा कंसिस्ट करता है, राज्यसभा कंसिस्ट करता है, बस, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इसमें से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमें क्या बताना है, इज और आर करेक्ट बताना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। इनमें से वो चार में से वो कौन सी चीज है जो क्लाइमेट, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है चेंज नहीं होता है। तो अगर आप देखें लैटिट्यूड, तो अगर आप बताओ आप 0 डिग्री में हो, इक्वेटर के आसपास हो, तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा सा और 45 डिग्री के आसपास पहुंचोगे तो टेम्परेचर माइल्ड सा होने लगेगा, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। लेकिन अगर आप 90 डिग्री की तरफ पहुंच जाओगे, 90 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न पोल की तरफ पहुंच जाओगे, लैटिट्यूड में पहुंच जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होने लगेगा। तो लैटिट्यूड की वजह से क्या हो रहा है बेटा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये फैक्टर तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। लॉन्गिट्यूड पे हम बाद में आएंगे, एल्टीट्यूड पे आते हैं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं और कभी आप लद्दाख में हैं, तो एल्टीट्यूड का असर होगा ना। उत्तर प्रदेश जो है सी लेवल से कुछ हाइट पे है, कुछ मीटर की हाइट पे है, लेकिन लद्दाख आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाइट पे है, अबव द सी लेवल है। तो एल्टीट्यूड भी असर कर रहा है। अगर आप कम हाइट पे हैं तो कम ठंडा होगा, ज्यादा हाइट पे है तो ज्यादा ठंडा होगा। तो क्लाइमेट आपका इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, तो ये भी एक ऑप्शन होगा। क्यों होगा, आप खुद देखिए कि जो कोस्टल वाले रीजन है, जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र से लगे हुए इलाके हैं, वहां पे क्या चलती हैं, कौन सी ब्रिजेस चलती हैं, कौन सी हवाएं चलती हैं, लैंड टू सी ब्रीज एंड सी टू लैंड ब्रीज। तो उसकी वजह से कौन सा क्लाइमेट आता है, मॉनसून क्लाइमेट आता है। जब सी टू लैंड ब्रीज आती है तो अपने साथ साथ हवाएं भी लेकर आती हैं, मॉइस्चर लेकर आती हैं, और मॉइस्चर लेकर आती हैं तो कोस्टल रीजन में क्या कराएंगी, बारिश कराएंगी। ठीक है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया है ना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो गया, तो ये कोस्टल रीजन से ही तो एंटर करती है, मालाबार कोस्ट से ही तो एंटर करती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको भी मालूम होगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, जो इलाका सी के करीब है, समुद्र के करीब है, वहां पे बारिश थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन जो थोड़े अंदर रिमोट एरियाज में है, वहां पे जो वर्षा है वो जो है कम होगी, कम mm की वर्षा होगी। ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या ऑप्शन होगा, तो बचा हुआ हमारा लॉन्गिट्यूड बिल्कुल होगा। आप खुद सोचो ना, मान लो मैं ये एक गोला बनाता हूं, यहां पे एक लॉन्गिट्यूड मैंने खींची, तो अगर ये लॉन्गिट्यूड है तो यहां पे आप ले लो या यहां ले लो, इस लॉन्गिट्यूड पे ले लो, इस लॉन्गिट्यूड पे ले लो, कोई भी लॉन्गिट्यूड पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह एक ही तरह का तापमान या फिर एक ही तरह का क्लाइमेट हो रहा होगा। लेकिन अगर आप लैटिट्यूड ले लेते हो, एक ये ले लो या फिर आप एक ये ले लो या फिर एक इक्वेटर की ले लो, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे कुछ ज्यादा गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, यहां पे थोड़ा सा माइल्ड होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे हमारे 20 क्वेश्चन आज इस सीरीज में खत्म हो चुके हैं। टोटल हम लोग ने 20 का पड़ाव खत्म कर दिया है। आज क्लास 2 खत्म हो गई है। इसी प्रकार से 21 अप्रैल के पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते चलेंगे। आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना हो सके। एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको बनी हुई दिख जाएगी। लिंक इसका, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। आपको जाइए, उसको खोलिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवाइज करिए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।